राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो यूनिट नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, आज उसका होगा लेक्चर नंबर 9। और मेरे हिसाब से तो ये यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर भी होगा। लेकिन फिर भी जो टॉपिक अभी ऐड हुआ था फोर्स सिस्टम, अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो मेरा मन है कि 1 या 2 लेक्चर मैं उस पर और लूंगा बाद में, है ना। लामी थ्योरम मैं आपको कराऊंगा, और एक्चुअली सिलेबस में अलग से तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लामी थ्योरम करा देंगे। और उसके ऊपर कुछ 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें यू नो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कई बच्चों का जो कई बच्चों ने अपने क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे थे, जो क्लास टेस्ट हुए, जो सेशनल एग्जाम हुए हैं, है ना। किसी किसी कॉलेज में एग्जाम हो चुके हैं, पहला टेस्ट हो चुका है। और जब आपके जो और कॉलेज हैं जिनमें अभी तक क्लास टेस्ट नहीं हुए, होने वाले हैं, तो आप लोगों का एग्जाम जब हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। पूरा सिलेबस हमने करा दिया है, और कराने के लिए तो आप यूनिट नंबर 1 में हम और 20 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बट वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा सिलेबस हमने कवर करा दिया है। ठीक है, फिर भी 1-2 लेक्चर और ले लेंगे, लेकिन बाद में। चलो, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा गोल है, आज का हमारा टारगेट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम किसके लिए बनाते हैं? डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, सिलेबस में भी मेंशन है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो एकेटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो पूरे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू व्हाट, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो इसलिए मैं यहां पर स्टार लगा लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस में पहले भी था, जो पुरानी सीरीज थी हमारी के सीरीज, और अभी जो बी सीरीज आई है उसमें भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है ना। तो 10 नंबर इस वीडियो लेक्चर से आपको मिलेंगे, और बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 2 तरह से पूछता है एग्जाम में। पहला तो बोलेगा ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। कई बार सीधा मेटल का नाम दे देता है कि ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। आपको यही डायग्राम बना के आना है जो आप डायग्राम यहां पे देख रहे हो। एक्चुअली ये डायग्राम को देख के घबराओ मत, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाने हैं। आपको तो ये सिंपल सा डायग्राम बनाना है। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायग्राम कौन सा बनाना है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। और स्ट्रेस को लिखेंगे हम सिग्मा से लिखते हैं, और स्ट्रेन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन से। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे? स्ट्रेन। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन क्यों लिखते हैं, वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस क्यों लिखते हैं? ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बिकॉज स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन पर डिपेंड करती है। स्ट्रेन की वजह से क्या आती है? स्ट्रेस आती है। तो स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं, है ना। वाई क्योंकि एक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ये मन में क्वेश्चन आएगा आपके कि सर ये जो कर्व हमको बनाना है, ये आता कहां से है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है ना। तो आप क्या करोगे? एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लोगे। माइल्ड स्टील का ऐसा स्पेसिमेन लेना होगा आपको, उसकी कुछ लेंथ होगी और उसका कुछ डायमीटर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक स्पेसिमेन है। थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूं यहां पर कि ये कर्व आता कैसे है, कहां से आता है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते तो मैं कम से कम इसको 1 घंटा पढ़ाता, लेकिन आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। आपको क्या करना है, जस्ट आपको काम की बात बताऊंगा, है ना। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे अननेसेसरी। जहां से आपको मार्क्स मिलेंगे इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करके आने होते हैं। चलो, लेकिन थोड़ा 10 सेकंड में माहौल बना लेते हैं इसका। एक्चुअली मैंने बोला आपको जो कर्व बनता है ये एक्सपेरिमेंट से बनता है। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? मेटल के पीसेस पे। जैसे यहां पर माइल्ड स्टील के लिए बना रहे हो, तो माइल्ड स्टील का आपने क्या लिया? एक स्पेसिमेन लिया जिसकी कुछ लेंथ है, जिसका कुछ डायमीटर है। ओके, अब ये स्पेसिमेन को आपने इस मशीन में लगाना है। ये जो मशीन है इसका नाम है यूटीएम, दैट इज
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि कोई मशीन है जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर आपने स्पेसिमेन लिया माइल्ड स्टील का, आपने यहां पर इस मशीन में इसको फिक्स किया। मशीन ऐसे होती है, जॉ होता है नीचे, लोअर जॉ, इसमें फिक्स करेंगे, और ये अपर जॉ है, यहां पे ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, तो लोअर जॉ में फिक्स किया और अपर जॉ में इसको फिक्स किया। अब क्या होगा, लोअर जॉ तो फिक्स रहेगा, अपर जॉ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यानी कि इसको खींचना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। कैसे लगाएंगे फोर्स, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो देखो यहां पे ये स्पेसिमेन मान लो ये है, और आपने इसको जो है फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो इंक्रीज, और लोड को लगातार ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, धीरे 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 लोड इंक्रीज होता जा रहा है। और ये जो स्पेसिमेन है माइल्ड स्टील का, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, अरे इंक्रीज होती जा रही है, देखो यहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज हुई और इंक्रीज हुई, अब कितनी इंक्रीज होती रहेगी, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर नेक फॉर्मेशन होना लग जाएगा, और फिर आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, और जब तक लोड इंक्रीज करते जाओ, जब तक ये स्पेसिमेन टूट ना जाए, जब तक इसके अंदर फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसे, यहां पर देखो जरा, ये ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं दो डायग्राम है, एक्चुअली डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखो, ये जो स्पेसिमेन है, इसको आपने लेंथ इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी, और फाइनली ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ऐसे यहां पर देखो, लेंथ इंक्रीज करो तो फ्रैक्चर हो गया। बोलो यस और नो। तो ये काम कहां पे कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स हम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, जो कि आपको एग्जाम में नहीं बनानी है। मतलब कहने का ये है, ये जो डायग्राम बनता है ना, ये यहां से बनता है। अब एक बात मुझे बताओ, आपने जो डायग्राम बना रहे हो वो किस किस के बीच बना रहे हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस क्या होती है, दैट इज इक्वल टू P अपॉन A। यस, अब आपको स्ट्रेस चाहिए, है ना, स्ट्रेस चाहिए, तो स्ट्रेस कैसे आएगी, P अपॉन A से। और P क्या है यहाँ पर, जो आपने लोड लगाया यहाँ पे, है ना, ये देखिए आप लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, है ना, ध्यान देना, P1 P2 P3 लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते, तो लोड कहां से किस चीज से लगा रहे हो, मशीन से। तो मशीन लोड बता देगी आपको, मशीन बता देगी कि इतना लोड लगा हुआ है इस पे, P1 P2 P3 ये वैल्यू तो मशीन बता देगी। बहुत बढ़िया, तो लोड आपको मिल जाएगा मशीन से। एरिया कहां से आएगा, अरे जब आपने स्पेसिमेन लिया है तो इसका कुछ डायमीटर तो है, तो यहां से आपको एरिया मिल जाएगा π/4d स्क्वायर से, तो ये आपको ऑलरेडी पता होता है। तो आपको अलग अलग पॉइंट पे क्या मिल जाएंगी, स्ट्रेस मिल जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, स्ट्रेन भी चाहिए। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और स्ट्रेन क्या पढ़ी हमने, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अरे इसकी ओरिजिनल लेंथ तो आपको पहले से पता होगी, जब आपने स्पेसिमेन लिया है तो उसका डायमीटर, उसकी लेंथ आपको ऑलरेडी पता है। यस, तो लेंथ अगर आपको पता है, अगर आपको स्ट्रेन चाहिए तो डेल्टा एल आपको पता होनी चाहिए, तो डेल्टा एल कहां से मिल जाएगा, मशीन से। यहां पर एक्सटेंसोमीटर लगा रहता है जो आपको लेंथ बताता रहता है ना, जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेन मिलती चली जाएगी, मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेस मिलती चली जाएगी, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते चले जाएंगे लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे, फिर इनको आप मिला दोगे तो आपको जो कर्व मिलेगा फाइनल, वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। तो थोड़ी सी कहानी थी कि ये डायग्राम बनता कहां से है, कहां से आता है। चलो अब आपको बस ये डायग्राम, ये भी आपको डायग्राम नहीं बनाना एग्जाम में, नो नॉट एट ऑल, है ना, आपको तो ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा, बस 10 नंबर में, और ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, डोंट वरी। चलो अच्छा, दूसरी चीज थोड़ा सा ये और मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि यहां पर हम क्या बात कर रहे थे अभी, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। बोलो यस और नो। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका डक्टाइल मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल, और ये कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल। एक्चुअली डक्टाइल मटेरियल आपने पढ़ा होगा 11th की फिजिक्स में, व्हाट इज डक्टिलिटी एंड व्हाट आर द डक्टाइल मटेरियल्स, है ना। जब किसी मटेरियल के ऊपर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, जैसे मान लो ये डक्टाइल मटेरियल है, तो हमने इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे कौन सा, टेंसाइल, इसको खींचना स्टार्ट करेंगे तो ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी फॉर्म में, वायर की फॉर्म में। यस और नो। तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी, और जिस मेटल के अंदर डक्टिलिटी होती है उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। यस और नो, याद आ रहा है, रिकॉल कर रहा हूं, यस और नो।
तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, तो डक्टिलिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, है ना। कैसे डिफाइन करा था आपने कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर, इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और जिन मटेरियल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है उनको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। और इसमें जब फ्रैक्चर होता है तो लेंथ इसकी, जब आप फोर्स लगाओगे ऐसे, तो लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और फाइनली यहां पर आप देखेंगे इसका जो डायमीटर है डिक्रीज हो रहा है, बोलो यस और नो, और फाइनली ये फ्रैक्चर हो जाएगा। जबकि जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, जैसे चौक है, चौक इज द ब्रिटल मटेरियल, चौक पे जैसे आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे वो तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, यस और नो। तो डक्टिलिटी जो ब्रिटलनेस होती है वो डक्टिलिटी का जस्ट उल्टा होता है। टेंसाइल फोर्स लगाओगे, अगर डक्टाइल मटेरियल हुआ तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ब्रिटल मटेरियल हुआ और टेंसाइल फोर्स लगाया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई डिफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ये तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा चौक की तरह, है ना। तो ब्रिटल मेटल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कास्ट आयरन। तो ये कास्ट आयरन है और ये क्या है, माइल्ड स्टील है। चलो अब बात करते हैं बिल्कुल जो आपको लिख करके आना है एग्जाम में। तो दो डायग्राम बनाने हैं आपको। वहां कितने डायग्राम बनाओगे, दो। पहला है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। आपको बोलेगा डक्टाइल मटेरियल, तब भी आपको क्या बनाना है, माइल्ड स्टील का ही बनाना है। बोलेगा माइल्ड स्टील तो बनाना ही है माइल्ड स्टील का, बोलो यस और नो। या तो बोलेगा माइल्ड स्टील के लिए डायग्राम बनाओ या बोलेगा डक्टाइल के लिए, तो आपको यही डायग्राम बना करके आना है। चलो तो आपने क्या करना है, दिस इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। वाई एक्सिस में बोला आपको स्ट्रेस दिखाओगे और यहां पर क्या दिखाओगे, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ये मान लीजिए इसका ओरिजिनल पॉइंट है और ये पॉइंट हो गया इसका ए एंड दिस पॉइंट इज बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। अब ये पॉइंट्स जो हैं इनको एक्सप्लेन करना होता है 10 नंबर में। डायग्राम तो बना दिया आपने, ये कर्व बना दिया, ठीक है। नाउ पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी को क्या बोलते हो, इलास्टिक लिमिट, एंड पॉइंट सी इज अपर यील्ड पॉइंट, डी इज लोअर यील्ड पॉइंट, एंड पॉइंट ई इज व्हाट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एंड पॉइंट एफ इज द ब्रेकिंग पॉइंट। इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यस और नो। तो ऐसा डायग्राम बना दोगे। अब इनको एक एक पॉइंट को हेडिंग डालोगे और एक्सप्लेन करोगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहले कौन सा पॉइंट लिखा हमने, प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। जो पॉइंट ए है क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब हेडिंग डाल दोगे प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि 10 नंबर में आता है ना क्वेश्चन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एंड मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ एंड ओ ए। यहां पर ये जो आप इसकी बात हो रही है, ओ से लेकर के ए तक जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। ओ से ए तक इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर समझो जरा, यहां पर देखना। एक्चुअली जब आपने स्पेसिमेन के ऊपर लोड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे और लोड को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे तो उसके अंदर क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगी। तो पॉइंट ए का मतलब ये है कि पॉइंट ए तक क्या होगा, हुक्स लॉ वैलिड होगा। हुक्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। और हुक्स लॉ क्या होता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोलो यस और नो। तो ओ से लेकर के ए तक हुक्स लॉ वैलिड होगा, और क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एकदम सीधी लाइन होने वाली है। और कह रहा है कि ओ से लेकर के ए तक जो लाइन होती है ना, उसका जो स्लोप होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस के नाम से जानते हैं। देखो जरा, हुक्स लॉ हमने पढ़ाया था आपको सॉरी। तो यहां से क्या करोगे आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, कैपिटल ई। बोले यस और नो। और कैपिटल ई को क्या बोलते हो, यंग्स मॉडुलस बोलते हो। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ये है और स्ट्रेन ये है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वो कैपिटल ई होता है, यस और नो। और इस कैपिटल ई को क्या बोलते हो, यंग्स मॉडुलस। तो वही बात उसने बोली है कि 0 से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के ए तक जो लाइन का स्लोप है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों पॉइंट से लिख करके आ जाएंगे इन प्रोपोर्शनल लिमिट। चलिए उसके बाद क्या आता है, जस्ट
ए के बाद क्या आता है आपका बी आता है, एंड बी इज व्हाट, दिस इज इलास्टिक लिमिट। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, राइट। ए के जस्ट बाद इलास्टिक लिमिट आ जाती है। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अप टू दिस पॉइंट डिफॉर्मेशन इज रिकवरेबल। बहुत ही सिंपल, देखो जरा माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो, बॉडी के ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। तो आपने मान लो कुछ लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई किया तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म, यस और नो, बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो गई। आपने लोड को रिमूव कर दिया, जैसी लोड को रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी, अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। मान लो आपने यहां तक लोड इंक्रीज कर दिया, उसको खींच दिया इस तरह से यहां तक, अब आपने लोड को रिमूव कर दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई वापस। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को प्रेस करते हो फिर लोड हटाते हो वहां से तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसे ही यहां पर भी है, ठीक है। तो आपने लोड अब और इंक्रीज किया, लोड को फिर रिमूव किया, बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस आ गई, है ना, अपने उसकी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया। आपने और लोड इंक्रीज किया, आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, और फिर लोड को रिमूव करते जा रहे हो, रिमूव करते जा रहे हो, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आते जा रही है, वापस आते जा रही है। लेकिन आपने एक तो लिमिट होगी ना कि जिस लोड को जब आप इंक्रीज करते जा रहे हो, एक ऐसा लोड आएगा कि उस लोड को हटाने के बाद फिर से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी। उसी लिमिट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। जैसे आपने यहां से लोड हटाया, बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई, फिर आपने लोड बढ़ाया तो बॉडी डिफॉर्म हो गई, फिर लोड हटाया, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस आ गई, फिर आपने इंक्रीज किया, फिर चलता रहा चलता रहा। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट पर आओगे, आप लोड लगाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद और ज्यादा अगर लोड इंक्रीज करोगे तो उसके बाद लोड हटाने के बाद भी बॉडी फुल्ली रिकवर नहीं होगी, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी। उसी पॉइंट को तो बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट तक जो है, इलास्टिक लिमिट तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है लोड हटाने पर। लोड हटाने पर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप लोड को इंक्रीज करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। इसी लिमिट को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। नाउ अब आप आ जाओ पॉइंट सी पर। पॉइंट सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट एंड पॉइंट डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। जरा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोनों पॉइंट्स को तो ध्यान देना। पॉइंट सी तक क्या हो रहा है, पॉइंट सी तक ध्यान देंगे क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज, स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, बोलिए यस और नो। ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रही है। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, पॉइंट ओ से लेकर के सी तक स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन सी के बाद देखो जरा क्या हो रहा है, सी के बाद यहां पर सी से डी तक देखना, जरा सी से डी तक देखना। सी से डी तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस तो घट रही है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, आपने स्पेसिमेन के ऊपर लोड लगा रखा है, लोड लगा रखा है, आप लोड को हटा भी दोगे ना पॉइंट सी पर तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होते रहेंगे, उसकी लेंथ अपने आप इंक्रीज होती रहेगी, है ना। तो पॉइंट सी से डी तक जो ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब ये ऑब्जर्व करा गया कि पॉइंट सी से लेकर के डी तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रही है, लोड हटाने के बाद भी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं, सी से डी तक वाला जो फिनोमिना होता है यील्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, इसी फिनोमिना को बोला जाता है, सी से डी वाला जो फिनोमिना है इसी को बोलते हैं हम यील्डिंग फिनोमिना। क्या बोलते हैं, यील्डिंग फिनोमिना। कि सर सी से डी तक स्ट्रेन इंक्रीज होगी लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रही है, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे, उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा, एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा, सी से डी तक क्या हो गया, स्ट्रेन इंक्रीज हुई लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज हुई। इसको क्या बोला हमने, यील्डिंग फिनोमिना। सी को बोला अपर यील्ड पॉइंट, डी को बोला हमने लोअर यील्ड पॉइंट। लेकिन फिर से हमने देखा कि हमको फिर से जो स्ट्रेस अगर बढ़ानी है तो लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा,
फिर देखो यहां पर उसके बाद अब क्या हो रहा है, स्ट्रेन तो बढ़ ही रही है लेकिन अब स्ट्रेस भी बढ़ने लगी है, डी से ई तक स्ट्रेस बढ़ेगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, है ना, कौन सी स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस होगी, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। आप देख सकते हैं दिस इज योर, इसके करस्पॉन्डिंग देखो ये क्या है आपका, सिग्मा मैक्सिमम, दिस इज योर सिग्मा मैक्सिमम। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग क्या है, स्ट्रेस मैक्सिमम है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर से स्ट्रेस डिक्रीज होने लगे। भाई आप एक बात, तो लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, लोड तो मशीन से आप लगा रहे हो, जब तक इंक्रीज करते जाओगे जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, है ना, जब तक ये फ्रैक्चर ना हो जाए। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो क्या बोलोगे उसको, फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर बोलोगे उसको एफ को ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब जब आकर के जिस स्ट्रेस पे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको बोलते हो आप फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। यस और नो। चलो, तो ये पॉइंट्स जो है यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिए गए हैं, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, देन अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स ब्रेकिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, है ना। इसीलिए तो जो आपके सीनियर्स है ना, यू नो, जो सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में जो ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं, उन्होंने आपको चैनल, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, है ना, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में, जो आपके सीनियर्स ने आपको रिकमेंड किया होगा। बोलो यस और नो, क्योंकि उनको कंटेंट लगा होगा यूजफुल, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट उन्होंने शेयर किया है। क्योंकि अभी यू नो यूट्यूब से मेल भी आया था कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा शेयर होती है ना। तो अगर कोई वीडियो को शेयर कर रहा है ना, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से सबको समझ में आता है ना, तो बहुत ज्यादा शेयर करने का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं कंटेंट यूजफुल रहा होगा, उनके एग्जाम में हमारे कंटेंट से काफी हेल्प मिली होगी। तो मैं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनको जो है थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो है अच्छा कंटेंट शेयर किया आप लोगों के साथ। एक्चुअली यू नो मेरी जब बात होती है ना, फीडबैक लेने के लिए बच्चों से कॉल करता रहता हूँ शाम को 5 से 9 बजे के बीच में, कभी कभी जब भी सब टाइम लगता है तो 5 बच्चों को, कभी 4 बच्चों को, जस्ट फीडबैक लेने के लिए कि कैसा चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों की पढ़ाई। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको यू नो चैनल के बारे में कहाँ से पता लगा, तो ज्यादातर बच्चे ये बताते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमको रिकमेंड किया है चैनल, उन्होंने हमको ये लिंक शेयर किया है ना। तो आपको भी अगर यू नो वीडियो का जो हमारा जो कंटेंट है अगर आपको भी पसंद आता है तो आप भी अपने जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, है ना, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा डायग्राम है, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, यानी कि माइल्ड स्टील। हर बार एग्जाम में आता है और आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। चलो, तो ये पॉइंट्स हो गए, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। छाप के आ जाना, छाप के आ जाना, आपको 10 नंबर मिलेंगे। थ्योरी है, हो सकता है कि एक आध नंबर कट जाए, है ना, कोई बात नहीं, 10 में से अगर 8-9 नंबर मिल जाएंगे तो बहुत है, ठीक है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। एक ही दोनों, यू नो, दोनों चीजें एक साथ ही पूछ लेता है, माइल्ड स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, दिस इज द डायग्राम फॉर यू नो ब्रिटल मटेरियल, यानी कि कास्ट आयरन। तो आप यहां पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो वही है, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखो, यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पर ध्यान देना, ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे आ रहा था, यू नो माइल्ड स्टील केस में, यहां पे ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट था, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट था। जबकि यू नो ब्रिटल मटेरियल में डिफॉर्मेशन ही नहीं हुए, यील्डिंग ही नहीं हुई। बोलिए सर नो, मतलब यील्डिंग हुई ही नहीं, ये वाला पोर्शन खत्म, ये वाला पोर्शन खत्म है। यील्डिंग यहां पे होती है, इतना पोर्शन कट जाएगा, इतना पोर्शन कट जाएगा, है ना। ब्रेकिंग जो यहां पर हो रही थी वो यहां पर फ्रैक्चर हो जाएगा यहीं पे, विदाउट यील्डिंग, बिना किसी यील्डिंग के अचानक से फेल हो जाता है। यस और नो, मैंने बोला था ना आपको, ये है आपका माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल, लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तब जाकर के फ्रैक्चर होगा। जबकि ये है ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन, आप फोर्स लगाओगे तुरंत तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। यस और नो, तो इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं आते हैं। ब्रिटल मटेरियल में जैसे चौक होती है, खींचोगे तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा उसके अंदर, लाइक दैट, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड द फ्रैक्चर अकर्स विदाउट यील्डिंग। यील्डिंग होती नहीं है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट सब खत्म,
यील्डिंग से पहले क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलो सो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बनाएंगे आप लोग। तो यहां पर वही लिखा है कि डक्टाइल मटेरियल गिव द इंडिकेशन बिफोर फेलियर। डक्टाइल मटेरियल इंडिकेट करेगा कि हाँ इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, टूटने वाला है, टूटने वाला है, फिर टूट जाएगा। और जबकि जो ब्रिटल मटेरियल है इट फेल्स सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं देगा, फोर्स लगाओगे तुरंत चटक जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ऑफ एकेटीव। पहले कई बार आ चुका है और अभी भी आएगा, अभी भी आएगा। तो एक ये क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको दिया है, मतलब यहां पर देखो माइल्ड सिल्क डायग्राम बना हुआ है, यही तो कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो यहां पर P Q R S T U ये पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, वहां पर हमने ABCD करके लिखा था। तो यहां पर आपके पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। यहां पर ये इनके कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एक ऑप्शन A है, B है, C है, D है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अगर आप वापस मत जाना, आप ठीक है, वापस मत जाना पिछली स्लाइड पे, खुद से आंसर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपका सही आंसर है तो 10 नंबर आपके पक्के हैं एग्जाम में, मतलब आपको ये समझ में आ चुका है। चलो ठीक है, अगर देखो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते, मैं 1-2 घंटा पढ़ाता है इसको, डायग्राम को कैसे आता है, कहां से आता है, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि बाद में फर्स्ट ईयर में आपके काम आएगा ये, उसके बाद आपके काम ज्यादा आने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स CSIT के ही हैं, सारे बच्चे तो CSIT लेके बैठ गए है ना, मैकेनिकल सिविल कोई ले नहीं रहा है। चलो, और मैकेनिकल सिविल के लिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हैं इसको, मैकेनिकल और सिविल वाले। चलो जी, ओके। तो लास्ट में 2 नंबर में और एक क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यस, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, समझने का प्रयास करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज अल्टीमेट स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस हमने पढ़ा था अभी, और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। यहां पर आप देखो, अभी बताया था ना डायग्राम में आपको। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस प्लीज देखना, यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने आपको बताया था अभी, यस और नो, ओके। ये बॉक्स कहां से आ गया, हाँ जी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये क्या था आपका पॉइंट ए, दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। मतलब ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस को अगर हम वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वही चीज यहां पर लिखी गई है, ओके। यहां पर देखोगे ध्यान से, तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं। इस वर्किंग स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, अलाउएबल स्ट्रेस। मतलब किसी भी कंपोनेंट के अंदर कितनी स्ट्रेस अलाउ है, कि उस स्ट्रेस से ज्यादा अलाउ, उस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो कंपोनेंट है वो फेल कर जाता है ना। और उसी को बोला जाता है परमिसिबल स्ट्रेस, कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर कितनी स्ट्रेस परमिट है, उससे ज्यादा स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जब भी कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम क्यों ना हो, ये जो आपके मकान बनते हैं, हालांकि मकान तो ऐसे बिना किसी कैलकुलेशन के बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक इंजीनियर कैलकुलेशन करता है कि इसमें जो चीजें लग रही हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। या फिर जितने भी आप व्हीकल्स देखते हो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट्स को डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रख रहे हैं, है ना, उसके अंदर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रख रहे हैं। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। लिखा हुआ भी है फॉर सेफ डिजाइन, अगर डिजाइन सेफ रखना है, फॉर सेफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी। अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 से ज्यादा नहीं रखा, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है जो डिजाइन है वो फेल हो जाएगा, है ना। चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिजाइन हो, चाहे आपका किसी कंपोनेंट का, व्हीकल्स का, हवाई जहाज का, एयरक्राफ्ट का, मिसाइल का, स्कूटी के, बाइक के, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा नहीं रखोगे तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो वर्किंग स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो वर्किंग स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक बात और याद रखना, यहां पे एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ा दोगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी,
जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं प्रैक्टिकली, है ना। हालांकि लिखना तो आपको ये थ्योरी है, जितना बताया उतना लिख दोगे, काम हो जाएगा, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन की जो रॉड है, सीलिंग फैन की रॉड है, बोलो यस और नो। इस रॉड को डिजाइन करना है, बोलो यस और नो। इस रॉड को डिजाइन करना है, तो इसका डायमीटर कितना रखा जाए, इसका डायमीटर कितना रखा जाए। फॉर एग्जांपल इस सीलिंग फैन की जो रॉड है, इसका डायमीटर हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब इसके क्या लोड नीचे लटक रहा है, फैन लटका हुआ है, तो क्या होगा, इस रॉड के ऊपर क्या आएगा, लोड आएगा। यस और नो, इसके ऊपर लोड आएगा, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपने इसका डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, बहुत सही। अगर आपने इसका डायमीटर इंक्रीज कर दिया, मान लो आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया, 10 सेंटीमीटर आपने इसका डायमीटर इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, डायमीटर बढ़ाओगे तो रॉड मोटी हो जाएगी ना, तो मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो मटेरियल अगर ज्यादा लगेगा, जैसे ही आप डायमीटर बढ़ाओगे, डायमेंशन बढ़ाओगे, तो क्या होगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, बोलो यस और नो। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी। अरे आपने मटेरियल ज्यादा लगा दिया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ ही है, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, कॉस्ट भी तो बढ़ रही है मेरे दोस्त। मटेरियल बढ़ा दिया, कॉस्ट बढ़ गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गई। लेकिन एक इंजीनियर का काम होता है कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का तो ध्यान रखेगा, लेकिन कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा दी और उसके बाद कॉस्ट उसकी अननेसेसरी बहुत ज्यादा हो गई। भाई जब आपका 8 सेंटीमीटर से अगर काम चल रहा था, तो आपको ये देखना है कि 8 सेंटीमीटर डायमीटर रखने से कोई दिक्कत तो नहीं है, जितना ये लोड है झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। अगर झेल रहा है तो क्यों डायमीटर बढ़ा रहे हो, क्यों मटेरियल ज्यादा लगा रहे हो, क्यों उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, क्यों मटेरियल को वेस्ट कर रहे हो। इंजीनियर का काम यही होता है कि आपको क्या करना है, तो मिनिमम कॉस्ट में और आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करानी है। अब दूसरी चीज, अगर आप इसका डायमीटर क्या कर दोगे, कम कर दोगे, डायमीटर कम करो, है ना, डायमीटर कम करोगे तो क्या होगा, मटेरियल कम लगेगा। अगर मटेरियल कम लगेगा तो कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। और कॉस्ट कम आएगी, लेकिन साथ में माय डियर स्टूडेंट्स इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो भी तो कम हो जाएगी। आपने पतली सी रॉड लगा दी, लोड लगा दिया इसके ऊपर, ये किसी के ऊपर टपक जाएगा फैन, यस और नो। तो आप डायमीटर डिक्रीज करोगे तो इसका जो है मटेरियल कम होगा, यानी कि इसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कम हो जाएगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो नंबर 1 पे रखनी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट भी एक कंसिडरेबल पैरामीटर है, कॉस्ट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आपने एक टर्म सुनी होगी, ऑप्टिमम डिजाइन। ऑप्टिमम डिजाइन का मतलब ही ये होता है ना, कि मिनिमम कॉस्ट में हमको मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करानी है। ठीक है जी, मतलब आपको ये रखना है कि सेफ्टी भी रहे और कॉस्ट भी उसकी ज्यादा ना बढ़े, उस डिजाइन को आपने बनाना होता है। ठीक है, अदरवाइज तो मटेरियल बढ़ा दोगे तो इंजीनियर काम क्या है, कोई बना देगा, बड़ी सी रॉड में लटका दो फैन, कोई फायदा नहीं ना। इंजीनियर काम है कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। चलो, तो वही चीज लिखी हुई है, अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ पीपल। आगे लिखा है जैसे कि स्ट्रक्चर वगैरह है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखोगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। एंड हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन। कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखनी कितनी है, 1 से तो ज्यादा रखनी है, 1.5 रखनी है या 2 रखनी है या 3 रखनी है, कितनी रखनी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रखनी है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो कंपोनेंट आपने बनाया है, जो कंपोनेंट आपने बनाया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है वो कंपोनेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रहेगी। और दूसरा, जो कंपोनेंट है उसका यूज कहां पे है, उसका एप्लीकेशन कहां पे है। वो जो कंपोनेंट है वो कोई स्कूटी का पार्ट है, बाइक का पार्ट है, कार का पार्ट है, या मिसाइल का पार्ट है, या पनडुब्बी का पार्ट है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो 2 चीजें याद रखना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए किस कंपोनेंट के अंदर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, दूसरा उसका एप्लीकेशन कहां पे है। ठीक है, बाकी ये आपको लास्ट पॉइंट बताया मैंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज। भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, एंड देयरफॉर कॉस्ट इज आल्सो अ कंसिडरेबल पैरामीटर। कॉस्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, और एक था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हो सकता है कि ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम 10 नंबर में मिल जाए रखा हुआ एग्जाम में, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 नंबर में।
तो काफी छोटा लेक्चर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी आपको बोला था लामीज थ्योरम और उसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन, अभी नहीं कर रहे। आप लोगों का जब जब जैसे टेस्ट होता है क्लास में और जो आपके सेशनल एग्जाम हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं आप मुझे शेयर कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। बाकी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए मैथमेटिक्स तो सारे ही पढ़ रहे होंगे ना जो सब फर्स्ट सेमेस्टर में है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल जो भी ओरिजिनल फीडबैक है वो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आप डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं। अगर छोटी मोटी कहीं पर कमी नजर आ रही होगी तो हम उसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारी जो फैकल्टी है, हम लोग जो पूरी टीम है बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं अच्छा कंटेंट को बनाना, फिर उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करना, है ना। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा बना रहता है जीवन भर। तो जहां पर भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आप हमको लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे अपने आप को इंप्रूव करने का, ताकि और बेहतर क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे हमारे वो नोट्स हो, कुछ भी चीज है जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको स्टडी मटेरियल, उसको इंप्रूव करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, वहां पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में छोटा सा बैटरी के बारे में कुछ बताना है। यूनिट नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कई जगह जो है कई कॉलेजेस में स्टार्ट भी हो चुकी होगी, है ना। तो आपके सेशनल में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आई होप कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से हमारे चैनल को तो अच्छा ही स्कोर आप कर रहे होंगे। कई बच्चों से बात हुई थी मैथमेटिक्स में तो भाई साहब पूरे पूरे नंबर लेके आ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे जो क्लास टेस्ट हुआ है, जिन्होंने गुलशन सर की वीडियो देख रखी है ना, 11 वीडियो है मैट्रिक्स की, तो यूनिट 1 का टेस्ट हो गया कई जगह। कई बच्चे बता रहे हैं कि पूरे नंबर 30, अगर 30 नंबर का सेशनल हुआ है तो 30 नंबर पूरे आ गए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके सेशनल में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके इंटरनल मार्क्स जो हैं वो भी एकदम बढ़िया जाएंगे, बेहतरीन। फैकल्टी आपसे खुश रहेगी, है ना। इंटरनल आपके जो एक्चुअली आपको पता ही है ना, आपका जो 70 मार्क्स का क्या होगा, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा जो आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम है। उसके बाद जो 30 मार्क्स होंगे आपके वो इंटरनल मार्क्स होते हैं, है ना। इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं, जो क्लास के टेस्ट होते हैं आपके, कई बार उसको क्लास टेस्ट के नाम से जानते हैं, कई कॉलेज में उसको सेशनल एग्जाम का नाम दिया जाता है ना, वहां से आपको ये मिलते हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म कीजिए अपने जो क्लास टेस्ट हैं, तो 30 मार्क्स में जो आपको इंटरनल मार्क्स हैं वो भी आपकी जो फैकल्टी जो भी आपको पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फिर, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज जो बनेगी आपकी, ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगी वो तो इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स को मिलाकर ही बनेगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दैट इज यूनिट नंबर 3, और बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ही बेहतर तरीके से उसको हम और पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।